अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोईद फ़ीज़ादा। शायद आप मुझसे इत्तेफ़ाक करें कि जिस दिन से अदम एहतमाद की इस तहरीक और रेज़ोल्यूशन का आगाज़ हुआ है, यानी अंदाज़न 8 मार्च से, उससे लेके आज तक कोई भी एक सिंगल दिन ऐसा नहीं है जिसमें इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हों, इतना ज़्यादा पॉलिटिकल एक्रोबैटिक हुआ हो, जितना आज के दिन में हुआ है। ज़रा एक दफ़ा मैं लिस्ट कर दूँ आपके सामने कि क्या कुछ हुआ। एक तो ज़ाहिर है कल रात का जो इमरान खान का जलसा था, जिसे अनडाउटेडली बगैर किसी शक के आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद जब से बना है 1960 की दहाई से लेकर आज तक, वो अपनी तारीख का इस शहर का सबसे बड़ा जलसा था और उसका एक इम्पैक्ट जो है उसे पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान की सियासत ने, पाकिस्तान के ढांचे ने, पूरी दुनिया ने उस इम्पैक्ट को कबूल किया। उसके हवाले से भी चंद फैक्ट्स मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट, गालिबन जो सबसे बड़ी आज की डेवलपमेंट है वो है जब नो कॉन्फिडेंस, एक तो पहले है कि शहबाज शरीफ साहब ने उसको प्रेजेंट किया और फाइनली नेशनल असम्बली के अंदर नो कॉन्फिडेंस की जो एक करारदाद है उसे बहस के लिए वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया और तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान तहरीक PTI ने उसकी कोई मुखालफत नहीं की और 161 वोटों के साथ इसे एक्सेप्ट किया गया। अब याद रहे कि सिर्फ 172 वोट चाहिए अपोजिशन को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को डिसीट करने के लिए, उनको रेजिग्नेशन पे मजबूर करने के लिए। दूसरी डेवलपमेंट है, गालिबन उससे भी ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट है, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ बनी गाला में परवेज़ इलाही साहब की, जो कि स्पीकर हैं पंजाब की असम्बली के, PMLQ के लीडर हैं, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होती है। मुलाकात बड़ी तैयारी के बाद होती है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एज़ एक्सपेक्टेड उनको ऑफ़र करते हैं कि हम आपको नॉमिनेट करेंगे एज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, और वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके हवाले से बड़ी बहस होती है, अच्छा था या बुरा था। बहरहाल उसके बाद एक अगली चीज़ ये आती है कि फ़ौरन अभी ये बात अभी आती ही है, टिकर की शक्ल में तस्वीरें इसकी आती हैं टीवी में, तो तारिक बशीर चीमा साहब जो एक बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हैं PMLQ के, गालिबन उनके सेक्रेटरी जनरल या सेक्रेटरी, उनकी अपना टाइटल भी है पार्टी के अंदर, वफाकी वजीर भी हैं, वो अपना रेजिग्नेशन फैक्स कर देते हैं, टेलीविज़न चैनल्स को भेज देते हैं और वो कहते हैं कि मैं वोट डालूंगा जाके इमरान खान के ख़िलाफ़। उसके बाद एक खबर आने लग जाती है कि PMLN के ज़राए कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के कह रहे हैं कि चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज़ इलाही एक पेज पे नहीं है और चौधरी शुजात जो हैं वो दर हकीकत वोट डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि PMLQ अपोजिशन के साथ जाए, PMLN के साथ जाए, और ख़ुद PMLQ के अंदर इस हद तक धड़ेबाजी है कि उनके जो 5 मेंबर नेशनल असम्बली हैं उसमें से गालिबन 3 या 4 जो हैं वो अपोजिशन के साथ खड़े हैं और वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जाके जब भी वोटिंग होगी, चाहे वोटिंग 31 तारीख को होती है या 2 अप्रैल को होती है, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डालेंगे। ये एक डेवलपमेंट हम सुन लेते हैं। फिर हम एक डेवलपमेंट सुनते हैं कि फिर उसके फ़ौरन बाद हम एक डेवलपमेंट देखते हैं कि कैसे हमारे सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस टॉक होती है, जहां बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसके 5 सीट्स हैं नेशनल असम्बली के अंदर, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस रिलीज़ में वहाँ के लीडर कहते हैं कि 4 लीडर उसमें से ज़ुबैदा जलाल साहिबा को छोड़ के वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डालेंगे, वो अपोजिशन को ज्वाइन कर लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी बैठे हुए हैं, बिलावल भुट्टो भी बैठे हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी बैठे हैं, वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब भी बैठे हैं और यूँ वो अपना एक फ़ैसला ऐलान कर देती है। एक और डिस्टेबलाइजिंग चीज़ है, फिर एक एक्रोबैटिक, फिर एक झटका। उसके बाद हम सुनते हैं कि MQM जो अनडिसाइडेड है उसको हुकूमत ने एक और मिनिस्ट्री जो है वो ऑफ़र कर दी है फेडरल गवर्नमेंट की, और ये वो मिनिस्ट्री है जो इमरान खान कभी भी जब से आए थे 2018 में वो बज़द थे कि मैंने ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जो है वो मैंने MQM को ऑफ़र नहीं करनी। और वो मिनिस्ट्री कौन सी है? वो मिनिस्ट्री है पोर्ट एंड शिपिंग की। ये भी एक डेवलपमेंट हो जाती है। अब ये मैंने कोई 7 के करीब डेवलपमेंट्स जो हैं आपके सामने रखती हैं आज की डेवलपमेंट्स। अब हम इनका एनालिसिस करते हैं, हमें जोड़ते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा उस जलसे के बारे में कमेंट कर दूं जो कल का जलसा है। कुछ इमेजेस आपको दिखाऊं जो मैंने लास्ट अपनी वीडियो की थी, वो तो मैंने अपने लैपटॉप पे बैठ के जूम के ज़रिए कर दी थी, तो मैं आपको इमेजेस नहीं दिखा सका। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जिसका मैंने एक ट्वीट देखा। पहले किसी ने वो ट्वीट किया था कि टेलीकॉम का जो डाटा है पाकिस्तान की टेलीकॉम कंपनीज़ का, वो शो करता है कि अंदाज़न 6 लाख पहले का फिगर था कि कल जो इंडिविजुअल मोबाइल यूज़र्स हैं, जिसको इंडिविजुअल या डिस्टिंक्ट यूज़र्स कहते हैं, वो तकरीबन 6 लाख ऐसे जो इस्लामाबाद के रेजिडेंट नहीं थे, कल वो इस्लामाबाद के अंदर या इस परेड ग्राउंड के आगे पीछे पाए गए। फिर हमने एक मैसेज सुना, एक ऑडियो मैसेज सर्कुलेट कर रहा था व्हाट्सएप पे, जिसमें ये किसी ने किसी को ये रिपोर्ट दी कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जो नॉन रेजिडेंट थे वो 1 से 1.5 मिलियन, यानी 1 से 1.5 मिलियन, 15 लाख के करीब ऐसे लोग पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से और सिंध से और आज़ाद कश्मीर से वो पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुए 27 तारीख को, और उनको डिटेक्ट किया जाता है उनके मोबाइल फ़ोन से, क्योंकि उनके मोबाइल फ़ोन अपने सिग्नल के ज़रिए टेलीफोन टावर्स जो जगह जगह लगे हैं उनके साथ जब वो कम्युनिकेट करते हैं, लिंकिंग करते हैं, कनेक्ट करते हैं,
तो उससे पता चल रहा है कि अंदाज़न कम से कम 15 लाख लोग जो हैं वो कल पिंडी इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हुए। और इन 15 लाख लोगों में ज़ाहिर है वो लोग भी हैं जो मौलाना फजल रहमान के लोग हैं, शायद वो 50,000 हों, 40,000 हों, उसमें वो भी नॉन रेजिडेंट हैं जो रोज़ मुख्तलिफ कारोबार की वजह से जिनकी रेजिडेंट सिटीज़ इस्लामाबाद पिंडी नहीं है, लेकिन वो कारोबार की वजह से उसके अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं, लाहौर की तरफ से आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आते हैं। लाहौर से जो सड़क आती है इस्लामाबाद की तरफ मोटरवे, वो M2 है जो पाकिस्तान की पहली मोटरवे है, जो नवाज शरीफ साहब ने जिसकी इनाग्रेशन की थी 97 में, जो प्राइम मिनिस्टर बने थे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट शाहरा है वो आती है M1 जो पेशावर की तरफ से आती है, वो खैबर पख्तूनख्वा की ट्रैफिक लेके आती है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट शाहरा है वो मरी रोड या श्रीनगर रोड है जो मरी की तरफ से एंटर करती है और आज़ाद कश्मीर की ट्रैफिक लेके आती है। तो ये एक बेसिक फिगर जो है ये हमारे सामने आता है। जब मैंने ये फिगर देखा तो मुझे बड़ी इस पर बड़ी इंट्रीग हुई, बड़ी जस्तजू थी कि मैं इसको वेरीफाई करूँ। तो मैंने मुख्तलिफ अपने ज़राए यूज़ करते हुए ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सी जो टेलीफोन कंपनीज़ हैं, एक से ज़्यादा जो पाकिस्तान की मोबाइल कंपनीज़ हैं, 4 ही बड़ी मोबाइल कंपनीज़ हैं, जैसे जैज़ है, जैसे टेलीनॉर है, जैसे यूफोन है, उनको मैंने जहाँ भी मेरा राब्ता हो सका मैंने इसकी अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश की। तो मुझे ये पता चला कि ज़ाहिर हर कंपनी के पास अपना डेटा था, लेकिन जो पिक्चर क्लियर हुई कि वो जो परेड ग्राउंड है उसका जो सराउंडिंग एरिया है, कह लें 1, 1.5, 2, 3 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का जो एरिया है जिसका रेडियस 1 किलोमीटर होगा, उसके अंदर ज़ाहिर टावर से ये शो पता चलता है कि कम से कम भी 1,75,000 यूनिक डिस्टिंक्ट यूज़र्स जो रोज़ वहाँ नहीं होते वो वहाँ पाए गए। ये सब परेड ग्राउंड के अंदर नहीं है, ये परेड ग्राउंड के फ़ौरन बाहर भी नहीं है, लेकिन ये उस इलाके की विसिनिटी में पाए गए। और उनमें अगर आप उन लोगों को ऐड कर दें, बिकॉज बहुत से यंग लोग या औरतें, ख्वातीन ऐसी भी होती हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होते, तो एस्टिमेटेड ये है क्योंकि अंदाज़न आप कह सकते हैं कि 300,000 के करीब जो लोग हैं वो परेड ग्राउंड और उसकी इमीडिएट विसिनिटी में कल के दिन में पाए जाते हैं। लेकिन जब आप पिंडी इस्लामाबाद का डाटा देखते हैं जो 1.5 मिलियन टेलीफोन यूज़र्स का है, तो आपको ये समझ आती है कि बहुत बड़ी तादाद में नॉन रेजिडेंट्स जो हैं वो पिंडी इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं, वो परेड ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाते हैं बिकॉज रास्ते में मौलाना फजल रहमान, कुछ तो वैसे ब्लॉक है जो कंजस्टन हो जाती है, कुछ मौलाना फजल रहमान ने जो डेलीब्रेट H10 में उन्होंने धरना दिया, ट्रैफिक को रोक दिया, जो उनकी एक बड़ी मैकियावेलियन किस्म की उनकी टैक्टिक थी या उनकी हिकमत अमली थी, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फंसे रहते हैं छोटी सड़कों में जो कभी परेड ग्राउंड तक नहीं पहुँचते। कुछ इसमें बड़े इंटरेस्टिंग इमेजेस वो भी हैं जो लोगों ने गूगल के हैं जहाँ रेड लाइन्स शो करती हैं कंजेस्टेड ट्रैफिक को। मेरी कोशिश होगी कि वो भी हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दें। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि आप इससे इनकार ही नहीं कर सकते कि कल जो जलसा परेड ग्राउंड में हुआ, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी की थी जिसे 50,000 लोग अब तक देख चुके हैं, वो पाकिस्तान की इस्लामाबाद के इस दारुल खलाफे की तारीख में, जब से 1960s के मिड से ये शहर बना है, इतना बड़ा इंसानियत का, इंसानों का, आदमी, औरतों और बच्चों का इतना बड़ा अजमा और इतनी बड़ी कलेक्शन और इतनी बड़ी गैदरिंग और इतनी बड़ी कॉन्ग्रीगेशन जो है वो कभी इस्लामाबाद में देखने में नहीं आई। ऑफ कोर्स इसका एक इम्पैक्ट है जिसको पाकिस्तान के इंतज़ामी ढांचे ने, पाकिस्तान के सियासी ढांचे ने, पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान के जितने एनालिस्ट हैं उन्होंने, और जितनी यहाँ पर डिप्लोमेटिक मिशंस हैं 100 के करीब, उन्होंने इसको एब्जॉर्ब किया है, डॉक्यूमेंट किया है, उन्होंने इसके ऊपर अपना एनालिसिस किया है, अपने डिस्पैचेस किए हैं। ये तो होगी एक सूरत हाल। अब आ जाते हैं दूसरी सूरत हाल में, जहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जहाँ बिल आखिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान परवेज़ इलाही साहब को, जिनको कभी वो कुछ अजीब अजीब चीज़ें कहते रहे, बहुत उनको बुरे बुरे अलकाब से उन्होंने उनको याद किया क्योंकि वो उनके एलाए थे और लोग हमेशा हमें याद दिलाते हैं, उनकी बनी गाला में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ मुलाकात होती है। पहले उसकी फुटेज आती है, फिर ख़बरें आती हैं, ज़ाहिर मुलाकात होती उस वक्त है जब मामला तय पा जाते हैं, और फिर वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉमिनेट करती है कि हम आपको चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए सपोर्ट करेंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। उसके साथ ही खबर आ गई, जैसे मैंने आपको बताया कि तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भेज दिया। चौधरी शुजात साहब जो हैं वो तारिक बशीर चीमा को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ और लोग जो हैं वो उनके साथ नहीं होंगे। और फिर ये भी मैं अपनी ब्रॉडकास्ट कर रहा था टेलीविज़न में, मैं और सादिया अफजाल बैठ के कर रहे थे 92 के ऊपर, तो उस वक्त बहुत से लोगों ने ये भी कहा और एनालिसिस किया कि जी PMLQ के गालिबन 3 या 4 लोग जो हैं वो हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि हुकूमत के खिलाफ वोट डालेंगे, इसलिए कि चौधरी शुजात साहब की अपनी थिंकिंग और उनकी थी, लॉजिक ये थी कि हमें इस स्टेज पे इमरान खान के साथ नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें जो है वो अपोजिशन और PMLN के साथ जाना चाहिए। माई फुट, ये कभी भी नहीं होने लगा, ये गलत एनालिसिस है। इफ़ देयर इज़ एनी लॉजिक टू माई एनालिसिस, मेरी सेंस ये है कि
परवेज़ इलाही साहब के दरमियान में और चौधरी शुजात हुसैन साहब के दरमियान में एक बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। दोनों कज़न्स हैं, दोनों एलाइज़ हैं, दोनों के दरमियान एक ख़ास किस्म का रिलेशनशिप है। ये मानना कि अचानक इमरान खान के इशू पे जबकि परवेज़ इलाही को चीफ़ मिनिस्टर पंजाब आप बना रहे हों, तो चौधरी शुजात साहब जो हैं वो उसकी मुखालफत करें, या चौधरी शुजात या उनके साथ मिले हुए 4 मेंबरान PMLQ के ऐसे हों जो जाकर परवेज़ इलाही की मंशा के ख़िलाफ़ परवेज़ इलाही और मूनस को एम्बैरस करते हुए, ह्यूमिलिएट करते हुए नेशनल असम्बली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा हो और वो जाके हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट डाल दें। ये कभी बात मानने वाली नहीं है। इसकी कोई मंतक, कोई लॉजिक, कोई रैशनैलिटी नहीं है। जो होगा, जो मेरी सेंस है, इफ़ आई एम प्रूव्ड रॉन्ग, आई एम प्रूव्ड रॉन्ग, वो तो ज़ाहिर है मैं वीडियो पे आपके सामने कह रहा हूँ। मेरी सेंस ये है कि उल्टा होगा ये कि परवेज़ इलाही, मूनस इलाही और चौधरी शुजात जो हैं वो पूरी PMLQ को भी इकट्ठा करेंगे। वो तारिक बशीर चीमा साहब को भी रज़ामंद करके वापस लाएंगे, उनको समझाएं बुझाएंगे कि दिस इज़ आवर अपॉर्चुनिटी, हमारा आगे ये फ्यूचर है। और उसके अलावा वो PMLQ खुद तो होगी, मतलब सेंटर अपनी आप को तो हाँ, अब पंजाब के अंदर तो वो जहांगीर खान तरीन और अलीम खान की सपोर्ट हासिल करेंगे और चीफ मिनिस्टर पंजाब बन ही जाएंगे, बल्कि वो और एलाइज को भी लेकर आएंगे। सबसे क्लियरली क्या होगा कि वो MQM जो अभी तक मार्जिन में बैठी थी, जिससे पोर्टम शिपिंग की वो मिनिस्ट्री दे दी गई जो इमरान खान साहब नहीं देना चाहते थे, ये उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, खून का घोंट पिया, जहर का प्याला पिया, लेकिन ये MQM भी वापस आएगी और चौधरीज जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे MQM को वापस लाने के लिए। और आप देखेंगे कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि MQM जो है वो सपोर्ट करती आपको नजर आएगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। इससे आगे चलते हैं कि PMLQ की लीडरशिप अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगी, बिकॉज चौधरीज जो हैं उन्होंने हमेशा रख रखाव रखा है, उनका एक बड़ा ताल्लुक रहा है। इवन जब मीडिया की कोई टीम चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर में या परवेज़ इलाही साहब के घर में उनका इंटरव्यू करने जाती है, तो उसकी भी बड़ी आवभगत की जाती है। वहाँ पर भी जो टेलीविज़न प्रोड्यूसर्स और आपका जो कैमरामैन होते हैं वो वहाँ से बड़े खुश होकर निकलते हैं, उनको बड़ी इज्जत दी जाती है, बड़ी वज़ेदारी है वहाँ पर और बड़ा एक मिलना मिलाना है। तो मुझे ख्याल है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जो इस वक्त आपको 4 लोग नाराज़ नज़र आते हैं, शायद इसमें से भी कोई 1-2 जो हैं वो वापस आ जाएं। बल्कि इससे भी ज़्यादा जो चीज़ मुझे ये शक है कि PMLQ पीपल्स पार्टी की डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी असरअंदाज हो सकती है। इन सारी चीज़ों से हमें क्या पता चलता है? इन सारी चीज़ों से हमें पता ये चलता है कि मेरी सेंस ये है कि कल के जलसे, ऑन द फेस ऑफ इट तो ऐसा लगता है कि कल के जलसे के बाद से चीज़ों ने ठीक होना शुरू हुई हैं। लेकिन मेरी सेंस ये है कि ये एक पॉपुलर परसेप्शन और ओपिनियन हो सकती है। दर हकीकत ये चीज़ें कल के जलसे से पहले ठीक हो रही थीं एज अ रिज़ल्ट ऑफ दो सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स, नेगोशिएशंस, टॉक्स, मैसेजेस, कम्युनिकेशन, पोस्चरिंग जो गुज़िश्ता कई दिनों से चल रही थी। जो मैंने आपको कई दफ़ा कहा है इन वीलॉग्स के अंदर कि बिहाइंड द सीन्स भी बहुत सी नेगोशिएशन हो रही है, बहुत सी बातचीत हो रही है और उसके नतीजे में मामला ठीक हो रहे थे। और वो जो मामला ठीक हो रहे थे, कल का जो जलसा है वो एक तरह से जो कुछ उसमें नहीं कहा गया, बहुत कुछ उसमें कहा भी गया, लेकिन मैंने कल भी कहा था, बहुत से लोग आप में से नाराज़ हुए कि मैंने कह दिया है कि जलसे में से बहुत कुछ नहीं निकला। मुझे ठीक है कि उसके आखिरी 10-12 मिनट में खासी तहलका अंगेज़ किस्म की बातें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की। उस एक ख़त के हवाले से जो मैं आपको बता सकता हूँ कि ख़त है ही नहीं, वो एक्चुअली केबल है, वो एक इंटरसेप्शन है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट और केबल है जो कहीं और भेजा गया था, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की टीम तक पहुँच गया, उनके हाथ आ गया। वो खासा जो है वो डिस्टर्बिंग है। लेकिन वो 10-12 मिनट छोड़ दें जहाँ इमरान खान उस केबल की तरफ इशारा करते हैं, जैसे मीडिया ख़त कह रहा है, वो ख़त नहीं है। बाकी चीज़ें उससे पहले से ठीक हो रही थी और अभी जो सारे दिन की डेवलपमेंट्स हैं वो ये शो करती हैं कि चीज़ें और मामला जो हैं वो किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। और मेरी सेंस ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब 31 तारीख को होगा या 2 अप्रैल को होता है, तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस PDM का डिस्पाइट द पॉपुलर ओपिनियन कामयाब नहीं हो सकेगा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत जो है वो बच जाएगी। ठीक, ये तो एक सेंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एट द ग्रेट रिस्क कि अगर सही साबित ना हुई तो आप लोग कहेंगे क्या किया, लेकिन मेरी सेंस इस वक्त कम अज़ कम यही है। लेकिन इसके आगे मामला जो है वो इतने सिंपल और सादा नहीं है। पहली बात ये है कि अगर ये हुकूमत बच जाती है और जैसे कि हमारा एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है पॉलिटिकल एनालिस्ट का कि अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस सिस्टम को एक अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए,
जो अक्टूबर में भी हो सकते हैं, नवंबर में भी हो सकते हैं। आज की जो डेवलपमेंट्स हैं, जब परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बनते नज़र आते हैं, जो वो बन ही जाएंगे होपफुली, तो अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि ये जो सेटअप नया खड़ा होगा बिटवीन पंजाब एंड सेंटर, क्या ये अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन करवाएगा? लुक्स अनलाइकली। ये तो फिर ऐसा लगता है कि ये मज़ीद हुकूमत कम अज़ कम 15, 16, 18 महीने, 1.5 बरस तक की हुकूमत चल सकती है, और ये इंतखाबात कहीं जाके सितंबर अक्टूबर 2023 में होंगे, जैसा कि इनको ओरिजिनली होना चाहिए था। एक तो ये हमें सिचुएशन जो है यहाँ पे समझ आती। जो चीज़ मुझे डिस्टर्ब करती है, और जो आपको भी जिसको करना चाहिए, वो ये है कि अगर इमरान खान की हुकूमत बच भी जाती है, और हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर नहीं भी बचती, अगर इमरान खान की हुकूमत बच जाती है, जिस किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ करके ये हुकूमत बचेगी, टू राइट लेफ्ट अप एंड डाउन इन ऑल डायरेक्शंस, तो इसको अंग्रेज़ी में पॉलिटिकल साइंस की इस्तिलाह में, या अंग्रेज़ी अदब में इसको कहते हैं फिरक विक्ट्री, PHYRI, फिरक विक्ट्री, यानी ऐसी कामयाबी जो दर हकीकत खोखली हो। और अगर अपोजिशन इमरान खान की हुकूमत को गिरा देती है, तो उनकी भी फिरक विक्ट्री होगी, बिकॉज उनको भी उसके नतीजे में जो कुछ मिलेगा वो खासा डिस्टर्बिंग और ट्रबलिंग होगा। लेकिन इससे आगे चलते हैं, इससे भी ज़्यादा बड़ी परेशानी मुझे ये नज़र आती है कि जब भी इंतखाबात होंगे, अनलेस कि कोई ऐसी मिराकुलस डेवलपमेंट्स हो जाएं बिटवीन नाउ एंड द जनरल इलेक्शन, जिन्हें इस वक्त हम नहीं समझ सकते ठीक तरह से, कोई एक सिंगल पार्टी PTI हो या PMLN हो, वो पंजाब को स्वीप कर ले, जहाँ पर अब रिड्यूस होने के बाद सीटें कम हो गई हैं। 2013 और 2018 में पंजाब की नेशनल असम्बली की सीटें 148 थी। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि, और ये मैं दिखाता हूँ आपको छोटे से टेबल की शक्ल में, कि अब पंजाब की इस वक्त सीटें हैं 141। 272 की जो नेशनल असम्बली है 272 की, उसमें पंजाब की सीटें हैं 141, सिंध की सीटें हैं 61, खैबर पख्तूनख्वा की सीटें बढ़ी हैं, और अब खैबर पख्तूनख्वा की सीटें हैं 51, और बलूचिस्तान की सीटों में भी शायद 2 का इजाफा, वो हैं 16, और फेडरल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद की सीटों में 1 का इजाफा, वो हैं 3 है। टोटल ये 272 का मैजिक नंबर है डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स का। इन 272 सीटों में से, जैसे कि आपने देखा कि 2013 में जब 148 सीटें थी पंजाब की, तो नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने कुछ थोड़ा सा जोर लगा के अपने आप को 120 के करीब, या 120 से ज़्यादा सीटें उन्होंने पंजाब से दे दी थी, और तहरीक इंसाफ को उन्होंने महज 8 सीटों पर रिड्यूस कर दिया था, बाकी इंडिपेंडेंट थे, विच वॉज क्लियरली अ मेलाफाइड इलेक्शन। 2018 में नून ये समझती है कि उसको जो 65 सीटें मिली हैं वो मेलाफाइडे है, और PTI को वहाँ से 61 सीटें मिली थी, और उसके साथ हाथ हो गया, जो कि दूसरी तरफ से PTI का, खैर नून के ये पॉपुलर आर्गूमेंट यही है कि नून की सीटें कम की गई, नून की अदरवाइज शायद 80 होती हैं, 85 होती हैं, 90 होती हैं। दूसरी तरफ से आर्गूमेंट ये है कि ये जो RTS से बंद हुआ, तो सीटें इनफैक्ट जो थी 15 के करीब, 15-16 वो मार दी गई तहरीक इंसाफ की, ताकि तहरीक इंसाफ बेसाखियों पर रहे, क्रशर्स के ऊपर रहे। बॉटम, इसको जैसे कैसी भी देखें, असल प्रॉब्लम जो नज़र आता है आपको अगले जनरल इलेक्शन में भी, कि आपकी 3-4 बड़ी पार्टीज़ हैं। आपकी मेन पार्टीज़ में तहरीक इंसाफ है, PMLN है जो पंजाब की बहुत मजबूत पार्टी है, PPP है जो अंदरूनी सिंध की पार्टी है, MQM है जो कराची की पार्टी है, MMA का अलायंस है मौलाना फजल रहमान का जो खैबर पख्तूनख्वा का है, बाकी छोटी छोटी पार्टीज़ हैं, बलूचिस्तान से इंडिपेंडेंट आते हैं। लेकिन अब एक नई पार्टी भी जन्म ले रही है, जिसका मैंने पहले भी जन्म दिया था, जिक्र किया था पिछले एक व्लॉग के अंदर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP। ये अनएक्सपेक्टेड है कि जिस किस्म के पाकिस्तान के हालात हैं, अनलेस कि उन सियासी हालात में तब्दीली ना हो जाए, जिस किस्म का कयास है, जिस किस्म का गवर्नेंस डेफिसिट है, जिस किस्म का एक इकनॉमिक प्रॉब्लम है, फेलियर है, जिसके और सारे इश्यूज़ हैं, तो TLP जो है वो कराची से भी सीटें निकालेगी, पंजाब से भी सीटें निकालेगी, और जो इस्लामाबाद से लेके मरी आगे तक पंजाब की बेल्ट है उसमें से भी वो सीटें निकालेगी। सो एक नया पॉलिटिकल प्लेयर जो है वो वहाँ पे शामिल हो जाता है। बॉटम लाइन क्या है, ख़तरा क्या है? ख़तरा ये है कि जो नया इलेक्शन होगा उसके नतीजे में भी कोई सियासी जमात ऐसी वाज़ेह अक्सरियत में नहीं होगी जैसे हिंदुस्तान में BJP नरेंद्र मोदी की जमात है जो एक क्लियर गवर्नमेंट बनाती है, या टर्की के अंदर एर्दोगान की जमात जो एक वाज़ेह अक्सरियत लेती है। आपको इसी किस्म की जमात चाहिए वाज़ेह अक्सरियत के साथ, जो मजबूत सख्त फैसले कर सके अगर उसको अनपॉपुलर डिसीजन करने पड़ जाएं इकनॉमिक्स के हवाले से, या फॉरेन पॉलिसी में उसको मुश्किल डिसीजंस करने पड़ें जब दुनिया की ताकतें उससे नाराज़ हों, जैसा कि आपने रजब तैयब एर्दोगान की डिसीजन मेकिंग देखी अमेरिका के हवाले से, सीरिया के हवाले से, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, अभी रशिया के हवाले से, तो वो हुकूमत वो वज़न और वो प्रेशर ले सके। मुझे लग ये रहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम के अंदर स्पेस और गुंजाइश ही नहीं है एक मजबूत हुकूमत बनने की। यहाँ पर कोई स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं बन सकेगी।
यहाँ इसी किस्म के चूचू का मुरब्बा होगा जो कॉम्प्रोमाइज़ करके चलेगा। कहने में ये हुकूमतें होंगी, ये डिलीवर नहीं कर सकेंगी। ये वो एक डिलेमा है, ये वो एक सवाल है जो मुझे परेशान रख रहा है इस पूरी सूरत हाल को देख के। यानी अजीब एक परेशानी सी हो गई है कि ये किस तरह से वो हुकूमत, वो रियासत कैसे यहाँ पे बन सकती है जो पाकिस्तान के बढ़ते हुए प्रॉब्लम्स का हल निकाल सके। इस वक्त इस मुल्क की आबादी 220 मिलियन है, ये और 2030 तक की आबादी जो है ये बढ़ के तकरीबन 300 मिलियन हो जाएगी। ऑन अ वेरी केयरफुल एस्टिमेट इस वक्त जो सूरत हाल है 50-55 लाख का इजाफा जो है आबादी में हर साल से हो रहा है। इसमें नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद होगी, उनको जॉब्स चाहिए, उनको मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए। जो सड़कों और कंजेस्टन और ट्रैफिक और वो पोल्यूशन है वो अपनी जगह पे है, पानी की कमज़ोरी अपनी जगह पे है, खुराक के चैलेंजेस अपनी जगह पे हैं, इंपोर्ट्स जो हैं बढ़ती हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट जो हैं बढ़ती हैं। तो ये सब जो चैलेंजेस हैं इनके लिए आपको विजनरी गवर्नमेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए, पॉपुलर मैंडेट चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वो चीज़ें मुझे होते हुए यहाँ पर इस ढांचे के अंदर नज़र नहीं आ रही। मेरे जहन में आता है कि काश इसको कम से कम हमें अब इसकी डिबेट करनी चाहिए कि शायद पाकिस्तान को एक अमेरिकन स्टाइल, ये टर्किश स्टाइल डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए जिसमें एक पॉपुलरली इलेक्टेड अमेरिका की तरह का, ये टर्की की तरह का प्रेसिडेंट हो जो हर सूबे से पहले राउंड, 2 राउंड हो, पहले राउंड में हर कैंडिडेट कम से कम 10 के 15% वोट सूबे से ले और जो 10-15% वोट किसी सूबे से नहीं ले सकेगा, फॉर इंस्टेंस बलूचिस्तान से या खैबर पख्तूनख्वा से या सिंध से, वो नॉकआउट हो जाए। फिर जो सेकंड फेज़ हो रनर अप के दरमियान जिसमें 2-3 कैंडिडेट हों, वहाँ हर एक के लिए मस्ट होगा कि वो 25% वोट जो है वो हर सूबे से ले ताकि आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकें कि ये सिर्फ पंजाब से ही एक डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं आ जाएगा। लेकिन आपको पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी पॉपुलर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी चाहिए जिस पे चारों सूबों के लोग, हर डिस्ट्रिक्ट के, हर शहर के लोग, पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक, जिसको कहते हैं खैबर से कराची, सवात से सक्खर तक के लोग जो हैं वो उस एक शख्स के ऊपर, उस डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट या पॉलिटिशियन हो, उसके ऊपर उनको एहतमाद हो ताकि ये जो मसलसल कॉम्प्रोमाइज़, बारगेनिंग, ब्लैकमेल का प्रोसेस है ये रुक सके। ये एक मेरी अभी इनिशियल थॉट है। इस थॉट पे मैं चाहता हूँ कि हम डिस्कशन करें और फिर हम इसको रिफाइन करें और मैं इसके ऊपर मज़ीद व्लॉग्स करूँगा। देखिए, मकसद ही मेरा ये इस यूट्यूब चैनल को बनाने का ये है कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं किताबें लिखता, लेकिन किताबें लिखने का मुझे मौका नहीं मिल रहा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम आइडियाज़ की डिबेट करें और इस पाकिस्तान को, इस कौम को किसी बेहतरी की तरफ ले जाने में पढ़ी लिखी इंटेलिजेंस या आइडियाज़ के स्प्रिंग बोर्ड पे डिबेट करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कुछ आइडियाज़ तो हम रखें ना सियासतदानों के सामने, पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने, इंतज़ामिया के सामने, इस्टेब्लिशमेंट के सामने। तो आज की वीडियो को इस स्पिरिट में लें, फिर कल फिर आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।